Dear students, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज नीट और जे स्टूडेंट्स के लिए ग्रेविटेशन पर एक और लेसन हम लेके आ रहे हैं। लेसन 7 इसके पहले मैंने 2 लेसन और बनाए हैं। ये 3rd लेसन है ऑन दिस चैप्टर और इसका पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है। थोड़ा सा लंबा है लेकिन ये जेई 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ज़रा क्वेश्चन एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, समझिए और उसके बाद फिर वीडियो पॉज करके इसे 2 मिनट में सॉल्व कीजिए। आंसर नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो बच्चों अब तक आपने क्वेश्चन बना लिया होगा। यहाँ पर हमें 2 फोर्सेस का डिफरेंस निकालना है, बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम फोर्सेस अप्लाइड बाय मून एंड अप्लाइड बाय सन। ये कितना कितना होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन तो आपने नोट कर ही लिया है, ना किया होगा तो कर लेंगे आप। मैं थोड़ा सा स्पेस बनाता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए ये हमारा अर्थ है जिसका रेडियस क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये मान लीजिए मून है। जिसका अर्थ से डिस्टेंस मतलब अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस d1 है और ये दिया हुआ है। मास ऑफ मून एंड डिस्टेंस ऑफ द मून, ये दोनों हमको क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अब मून मैक्सिमम फोर्स, अर्थ पर मैक्सिमम फोर्स कहाँ अप्लाई करेगा, तो एट द नियरेस्ट पॉइंट यहाँ करेगा। तो मान लीजिए कि मास ऑफ द मून इज m और यहाँ जो हमने पार्टिकल रखा उसका मास मान लो कि कैपिटल M है या स्मॉल m, जो भी है स्मॉल m है, ठीक है। और इसी पार्टिकल को या इसी बॉडी को हम जब यहाँ रखेंगे एट द फारदेस्ट डिस्टेंस, तो मून का जो फोर्स अप्लाई होगा उस पर वो मिनिमम होगा। इन दोनों का डिफरेंस कहता है डेल्टा F1 है। और फिर ऐसे ही मून की जगह आप सन कंसीडर कर लेना, उसका भी डिस्टेंस हमको दिया हुआ है। तो मैक्सिमम फोर्स कितना हो गया, F1 इज इक्वल टू 1 G इंटू फर्स्ट मास ऑफ द मून इंटू सेकेंड मास ऑफ द बॉडी अपॉन द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हो गया d1 माइनस r क्या हुआ, रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ से डिस्टेंस d1 था तो यहाँ से डिस्टेंस d1 माइनस r होगा का स्क्वायर, इतना मिलेगा। F2 कितना होगा, तो gmm इंटू m बाई d1 प्लस r का स्क्वायर। वही बॉडी यदि हम अर्थ के इस पॉइंट पे रख दें तो डिस्टेंस जो होगा वो d1 प्लस r के बराबर जाएगा। तो डिफरेंस बिटवीन दिस 2 फोर्सेस इट इज गिवन एज डेल्टा F1 एंड इट विल बी इक्वल टू gmm इंटू m, भीतर बचा 1 बाई d1 माइनस r का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन d1 प्लस r का स्क्वायर, ठीक है। तो gmm इंटू m, एलसीएम आ गया d1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर का स्क्वायर, इधर हो गया d1 प्लस r का स्क्वायर माइनस d1 माइनस r का स्क्वायर। एलसीएम लेके आपस में घटा दिया तो हमको मिला gmm इंटू m
ब्रैकेट ओपन कर लें तो d1 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2d1r माइनस d1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2d1r अपॉन, मैं यहाँ से d1 स्क्वायर को बाहर कर दूँ तो d1 स्क्वायर का स्क्वायर यानी d1 का पावर 4, तो यहाँ से बच गया 1 माइनस r स्क्वायर अपॉन d1 स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब कंपेयर टू 1, ये r तो बहुत छोटी क्वांटिटी है, रेडियस ऑफ अर्थ जो है इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो न्यूमरेटर बहुत छोटा, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा, तो ये तो बहुत छोटा होगा कंपेयर टू 1, और इसलिए इसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो इसको आप नेग्लिजिबल ले लीजिए और ये दोनों कैंसिल कर लीजिए, तो क्या मिला GMM इंटू एम डिवाइडेड बाई, ऊपर भी बच रहा है 4d1r डिवाइडेड बाई d1 का पावर 4। इसको मैंने नेग्लिजिबल मान लिया, इतना आ गया। तो d1 से एक d1 कैंसिल होगा, नीचे बच गया 3, तो हमको मिला GMM इंटू एम इंटू 4r अपॉन d1 क्यूब। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम फोर्सेस अप्लाइड बाय मून ऑन अर्थ सरफेस। बिल्कुल ऐसे यदि हम कैलकुलेट करें फॉर सन, तो सन के लिए भी हमको मिल जाएगा इन्हीं दोनों मैक्सिमम और मिनिमम फोर्सेस के बीच का डिफरेंस। ये क्या हुआ, ये इट इज़ डेल्टा F1। तो सिमिलरली डेल्टा F2 विल बी इक्वल टू G, वही आएगा m ऑफ सन, मास ऑफ सन इंटू एम इंटू 4r अपॉन सन का डिस्टेंस का पावर 3, इतना मिला। तो हमें इन दोनों में रेशियो निकालना है और उसमें फिर वो सारे डेटा रखने हैं। तो डेल्टा F1 बाई डेल्टा F2 इज इक्वल टू GMM इंटू एम इंटू 4r अपॉन d1 क्यूब बाई GMS इंटू एम इंटू 4r अपॉन d2 क्यूब। तो GM4R इतना तो कैंसिल हो गया, तो क्या मिला, मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ सन इंटू d2 बाई d1 का पावर 3। ये होगा दोनों का रेशियो। अब इनके डेटा तो हमको दिए हुए हैं क्वेश्चन में, इनके वैल्यूज हमको दिए हुए हैं क्वेश्चन में। मास ऑफ मून दिया है 8 इंटू 10⁻²2, मास ऑफ सन दिया है 2 इंटू 10⁻30 इंटू सन का डिस्टेंस दे रखा है 150 इंटू 10⁻6 इन किलोमीटर, किलोमीटर में रहने दीजिए, और ये डिस्टेंस दे रखा है 0.4 इंटू 10⁻6 किलोमीटर। दोनों किलोमीटर में है, रेशियो में है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मीटर में चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं, का पावर 3। इतने को सॉल्व कीजिएगा, इतने को हमको सॉल्व करना है और देखना है कि ये किसके नियरेस्ट होता है, इनमें से किसके नियरेस्ट जाता है। तो 2 से कैंसिल किया 4 बार, 22 गया तो बच गया 8, 10 का पावर 6 कैंसिल, डेसिमल पॉइंट हटाना है तो ऊपर एक 0 लगेगा, तो 4 इंटू 10 का पावर 8 इंटू 1500/4 का पावर 3, इतना आया। ये 100 का पावर 3 यानी 10 का पावर 6
6 और कम हो गया तो बच गया 2, और एक 4 भी कैंसिल होगा, तो क्या बच रहे हैं 4 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15, 3 बार है, अपॉन 10 का पावर 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। ये मिलेगा दोनों में दोनों में रेशियो। अब इसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमको निकालना, 1 4 तो मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। ये 100 है, इसको मैं 100 लिख लेता हूँ। तो 5 से कैंसिल किया 3 बार, 5 से कैंसिल किया 20, 5 इधर भी कैंसिल कर दो, इधर आ गया 4, तो कितना हुआ 3 इंटू 3 9 इंटू 15, 15 इंटू 9 मीन्स 135 डिवाइडेड बाई 4 का पावर 4 का मल्टीप्लिकेशन 3 बार हो गया 64। तो ये लगभग 2 बार आएगा, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर इज ए, कि इन दोनों में जो रेशियो है ये अप्रॉक्सीमेटली 2 के बराबर है, ठीक। तो बच्चों ये था फर्स्ट क्वेश्चन, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रॉब्लम बहुत आसान था, बस लेंदी था, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ मास m is moving in a circular orbit of radius r. About a planet of mass capital M. At some instant it splits into 2 equal masses the first mass moves in a circular orbit of radius r/2 and the other mass in a circular orbit of radius 3r/2. The difference between the final and initial total energies is minus GMM
by 2r GMM by 2r, sorry, 6r GMM by 2r and minus GMM by 6r. तो बच्चों ये क्वेश्चन आपसे 1 मिनट में सॉल्व होना चाहिए। क्वेश्चन रीड करो, समझो और उसके बाद वीडियो पॉज करके 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करके बतलाओ। तो बच्चों अब तक आपने सॉल्यूशन निकाल लिया होगा एंड करेक्ट आंसर इज द लास्ट वन, माइनस GMM बाई 6r के बराबर आनी चाहिए डिफरेंस इन द फाइनल एंड टोटल इनिशियल एनर्जी। देखो प्लेनेट का मास कैपिटल M, सैटेलाइट स्मॉल m और जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है उसकी रेडियस है कैपिटल R। तो टोटल इनिशियल एनर्जी EI बराबर होगा माइनस GMM बाई 2R, इतना होता है। तो ये इनिशियल एनर्जी हो गया आपके सैटेलाइट का। अब वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो हर एक पार्ट का मास हो जाएगा स्मॉल m बाई 2 और उनके ऑर्बिट के रेडियस भी बदल गए हैं, अलग अलग ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो फाइनल एनर्जी होगा पहले की एनर्जी हो गया GM इंटू M बाई 2 अपॉन 2 इंटू R बाई 2, उसका रेडियस R बाई 2 के बराबर है, माइनस GM M बाई 2 अपॉन 2 और इसका रेडियस दिया है 3R बाई 2, तो इतना होगा। तो 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो इट इज माइनस GM अपॉन 2R, ये 2 नीचे आ गया, माइनस GMM अपॉन 6R, यहाँ भी 2 नीचे ले लें। तो टोटल कर लें तो कितना आ गया 6R एलसीएम आ गया, तो डिवाइड करेंगे 3 बार, 1 बार 4, तो माइनस 4 GMM बाई 6R। ये टोटल ये फाइनल टोटल एनर्जी हो गया पूरे सिस्टम का। अब इन दोनों में डिफरेंस कहता है तो डेल्टा E इज इक्वल टू E फाइनल माइनस E इनिशियल, घटा दीजिए। तो ये फाइनल होगा इतना, चाहो तो यहाँ से 2 से और डिवाइड करके रख लो, इतना आ गया। तो माइनस 2 GMM अपॉन 3R माइनस माइनस प्लस GMM अपॉन 2R, इतना हुआ। तो एलसीएम आ गया 6R, 3R से डिवाइड किया तो 2 बार, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4 GMM, 2R से डिवाइड किया तो 3 बार गया, 3 ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 3 GMM एंड देयरफॉर इट इज माइनस GMM बाई 6R। तो फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी में जो डिफरेंस होगा वो इतने के बराबर होगा, यानी कि आपका लास्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन आसान था, सॉल्यूशन तो समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा लेंदी है बट इट इज़ ए इजी क्वेश्चन। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
the variation of acceleration due to gravity G with a distance d from center of the earth is best represented by r is equal to radius of earth ये क्वेश्चन आपका जेई 2017 में आया क्वेश्चन है और एक ग्राफ का क्वेश्चन है। डी और जी तो इसमें से कौन सा ग्राफ जी और डिस्टेंस के बीच के रिलेशन को सबसे बढ़िया सबसे करेक्टली शो कर रहा है बतलाना है। तो बच्चों 1 मिनट में क्वेश्चन ज़रा बना के बतलाओ। तो देखो बच्चों अर्थ के सेंटर पर जी की वैल्यू तो 0 होता है, तो ग्राफ हमारा ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए, 0 से स्टार्ट होना चाहिए। तो सारे ग्राफ 0 से स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है। पहला कंडीशन सब में सेटिस्फाई हो रहा है। भीतर जो होता है इनसाइड द वैल्यू ऑफ जी इज गिवन बाई G1 माइनस डेप्थ अपॉन R h/r इतना मिलता है। h डेप्थ पर भीतर g की वैल्यू इतना आया, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ G(r - h/r)। अभी हमारा अर्थ है हम इतने अंदर हैं h और ये सेंटर से ये डिस्टेंस हो गया r, तो ये जो डिस्टेंस बचेगा ये होगा r - h और इसी को कह रहा है d, सेंटर से डिस्टेंस d, तो r - h की जगह मैं d रख सकता हूँ, तो Gd/r। इसका मतलब हुआ g और r तो दोनों कांस्टेंट है, सरफेस पर वैल्यू g की और रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, तो g इनसाइड द अर्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे g की वैल्यू लीनियरली बढ़ेगा, दोनों का पावर 1 है। ये दुगना होगा तो भी दुगना हो गया, ये तिगुना होगा तो भी तिगुना हो जाएगा, यानी कि लीनियरली बढ़ेगा, यानी दोनों के बीच का जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन आएगा इनसाइड द अर्थ। अब देखो यहाँ पर तो कर्व दे दिया, ये गलत है, यहाँ भी कर्व दे दिया, ये भी गलत है, यहाँ भी कर्व दिया, आल्सो रॉन्ग। तो करेक्ट कौन सा होगा? सेकेंड, ये स्ट्रेट लाइन दिया है, ये स्ट्रेट लाइन।
और बाहर का भी देख लो कि g आउटसाइड द अर्थ इज गिवन बाई g इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। यदि हम h हाइट पे आ गए, यहाँ नहीं, अब यहाँ पर हैं हम h हाइट पर, तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस इट इज इक्वल टू आर प्लस एच, तो जी आर स्क्वायर अपॉन डी का स्क्वायर। अब g कांस्टेंट, r कांस्टेंट, तो g आउटसाइड द अर्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा, लेकिन कैसे? अकॉर्डिंग टू डी स्क्वायर। आपने डिस्टेंस डबल करेंगे तो g की वैल्यू 4 टाइम्स हो जाएगा, ट्रिपल करेंगे तो g की वैल्यू 9 टाइम्स कम हो जाएगा, यानी कि बहुत रैपिडली ये रिड्यूस होगा। तो ग्राफ कैसा आना चाहिए? इस तरह से तेज़ी से घटना चाहिए। तो ये जो ग्राफ है, इट इज़ द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इट इज़ द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन इन जी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो सेकेंड आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। ये भी आपका जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ नीट से। ये क्वेश्चन नीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या कहता है? द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट a height 1 kilometer above the earth is the same as at a depth of below from the surface of earth, then depth t of below from the surface of earth, then d equal to 2 kilometer, d equal to half kilometer, d equal to 1 kilometer, and d equal to 3/2 kilometer। 1 किलोमीटर हाइट पर जितनी जी की वैल्यू है, ठीक उतना ही जी की वैल्यू कितना डेप्थ पर नीचे होगा, ये आपको बतलाना है। ये आपका नीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बच्चों 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और ज़रा आंसर निकालो। ये भी एक आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं, इसलिए 1 मिनट में बनना चाहिए। तो बच्चों अब तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। हमें मालूम है कि किसी छोटी हाइट पर, बहुत बड़ी हाइट नहीं, बहुत छोटी हाइट पर, ऐसी हाइट जो कि अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में बहुत कम हो, नेग्लिजिबल हो। जैसे यहाँ पर कितना हाइट दिया है? 1 किलोमीटर। रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर। तो 6400 की कंपैरिजन में 1 तो नेग्लिजिबल हुआ। इन सच केसेस द जी एट हाइट is given by g 1 minus 2h/r, और किसी डेप्थ पर g की वैल्यू दी जाती है g 1 minus d/r। d डेप्थ पर कहता है दोनों इक्वल हैं, तो दोनों इक्वल हैं तो चलिए इक्वल करते हैं। g इंटू 1 minus d/r इक्वल टू g 1 minus 2h/r। तो g तो हो गया कैंसल, सो 1 minus d/r इक्वल टू 1 minus 2h/r। 1 भी हो गया कैंसिल, माइनस साइन भी कैंसिल, तो d/r
इज इक्वल टू 2h/r, r भी कैंसिल, सो d इज इक्वल टू 2 और हाइट दे रखा है 1। तो कितनी डेप्थ पर ये मिलने वाला है? 2 किलोमीटर डबल डेप्थ पर। ठीक है, तो जितनी हाइट पर g की वैल्यू होती है उससे ठीक डबल डेप्थ पर उतना ही g की वैल्यू हमको मिलता है। ये नीट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The mass density of a spherical body is given by rho at position r equal to k/r of r less than or equal to capital R, where r is, small r is the distance from the center. The correct graph that describes quantitatively the acceleration A of a test particle as a function of r is। तो बच्चों ये क्वेश्चन JEE 2017 में आया था। ये भी एक ग्राफ का क्वेश्चन है। तो आपके सामने ग्राफ दिए हुए इस तरह से। तो ये इनमें से कौन सा ग्राफ बेस्ट होगा एक पार्टिकल के लिए, उसके एक्सेलरेशन के लिए, यदि हमारे पास इस तरह का कोई बॉडी है, ये आपको बतलाना है। हाँ, तो बच्चों अब तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या आता है। यहाँ पर यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं है, डेंसिटी जो है वो वेरिएबल है, आर के साथ साथ बदल रहा है। एक ऐसा बॉडी है जिसका डेंसिटी जो है वो डिस्टेंस के साथ साथ चेंज होता चला जा रहा है। जैसे हम अपने अर्थ को यूनिफॉर्म डेंसिटी का मान लेते हैं वैसा नहीं है ये।
तो एक स्फेरिकल बॉडी है जहाँ पर मास जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो मैक्सिमम कैपिटल आर तक है, इसलिए कैपिटल आर उसका रेडियस हुआ, ये उसका रेडियस हुआ। तो हम इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं जिसका कि थिकनेस मान लेते हैं डी आर के बराबर है। तो हमें इस एलिमेंट का मास हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मास ऑफ द एलिमेंट dm is equal to the volume into density। कितना वॉल्यूम होगा, कितनी डेंसिटी। तो वॉल्यूम इसका मिलेगा द एरिया इंटू थिकनेस। तो आर रेडियस का स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस डी आर, ये हो गया इसका वॉल्यूम। और डेंसिटी इट इज रो। तो हमको मिला 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, और डेंसिटी दे रखा है के बाई आर। आर डिस्टेंस पर जो डेंसिटी है वो के बाई आर के बराबर है। तो एक आर हो गया कैंसल। सो यू हैव 4 पाई के आर डी आर। ये इस एलिमेंट का मास हुआ। तो हम इतने का मास निकालें, इतने का मास, तो हमें इस पॉइंट P पर एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है। तो मास ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस इक्वल टू आर, एम इज इक्वल टू, आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से r तक, 4 पाई के आर स्क्वायर सॉरी आर डी आर। तो 4 पाई के सब कांस्टेंट बाहर, आर को इंटीग्रेट किया तो हमको मिल गया आर स्क्वायर बाई 2। इतना इसका मास है, इसका मास है इस रेडियस आर वाले पोर्शन का, स्मॉल आर वाले पोर्शन का मास इतना है। तो इसके सरफेस पर यदि कोई पॉइंट P है तो वहाँ पर कितना एक्सेलरेशन मिलेगा, तो वहाँ एक्सेलरेशन जो किसी पार्टिकल को मिलने वाला है जो पॉइंट P पर रखा हुआ है बराबर होगा gm बाई आर स्क्वायर। ये हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में निकाला है। तो हमको मिल गया g, m की जगह 4 पाई के आर स्क्वायर बाई 2 अपॉन आर स्क्वायर, कैंसल, 2 से इधर कैंसल, तो g इंटू 2 पाई के इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि हम स्फीयर के भीतर हम कहीं पर भी हों एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है आर के साथ साथ, यहाँ भी चेंज हो रहा है, वहाँ भी चेंज हो रहा है। चेंज नहीं होगा, क्या रहेगा, इनसाइड द स्फीयर इट मस्ट रिमेन कांस्टेंट बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम आर। आर से आर इस पर आता ही नहीं, हम कहीं भी हों एक्सेलरेशन इतना ही मिलने वाला है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए भीतर। तो कौन सा ग्राफ आपका करेक्ट होगा, फर्स्ट वाला ग्राफ करेक्ट होगा। ठीक है ना। हाँ, लेकिन हम जब बाहर आएंगे तो बाहर तो ये एज ए होल बॉडी जस्ट लाइक अर्थ बिहेव करेगा। और हम जैसे से बाहर जाएंगे, जैसे से बाहर जाएंगे तो बाहर के लिए तो हम लोग को फार्मूला मालूम है कि ए आउटसाइड द स्फीयर इज gm बाई आर स्क्वायर, इतना मिलता है। अब आर पे डिपेंड करेगा और आर बढ़ता जाएगा, ए की वैल्यू घटता जाएगा। तो ए की वैल्यू घटता चला जा रहा है, भीतर कांस्टेंट है, बाहर कम होता जा रहा है। इसका मतलब कि ये आप ग्राफ जो है वो सबसे बढ़िया ग्राफ है, यानी करेक्ट ग्राफ है। तो ये क्वेश्चन आपका जेई में आया हुआ क्वेश्चन था।
ठीक है बच्चों। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Four particles each of mass capital M and equidistant from each other move along a circle of radius r under the action of mutual gravitational attraction. The speed of each particle is root gm by r root 2 gm by r gm by r 1 plus 2 root 2 1 by 2 gm by r 1 plus 2 root 2। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 2 मिनट देता हूं। 2 मिनट के भीतर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बतलाइए। हाँ तो बच्चों अब तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। फोर पार्टिकल्स हैं, इक्वल डिस्टेंस पे हैं और सबके सब एक सर्कल में घूम रहे हैं। तो पोजीशन कुछ इस तरह से होगा, एक मास यहाँ होगा, एक मास यहाँ होगा, एक मास यहाँ होगा, एक मास यहाँ होगा और ये सब के सब एक सर्कल में घूम रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये सारे पार्टिकल
को ज्वाइन करें तो एक स्क्वायर बनेगा क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे हैं। अब ये जिस सर्कल में घूम रहे हैं उस सर्कल का रेडियस कहता है r है, तो ये सेंटर हो गया, ये r है, सबके लिए रेडियस r, और ये सब घूम रहे हैं अंडर द एक्शन ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। अब जैसे इसकी बात हम करें तो इस पर इसने इधर फोर्स अप्लाई किया F1, इसी के ऊपर इसने भी इधर फोर्स अप्लाई किया F2, और इसके ऊपर इसने भी फोर्स अप्लाई किया F3। ये तीन फोर्सेस उसको मिल रहे हैं और इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट पॉइंट O की तरफ होगा, सेंटर की तरफ होगा, और वही रिजल्टेंट फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन रहा होगा, तभी तो घूमेगा वो सर्कल में। तो इस तरफ रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा निकालते हैं। तो देखो F1 मिल रहा है GM M यानी m स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस। हाँ भैया डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए d है। एक स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को राइट एंगल्स पर काटते हैं, तो ये एंगल 90 हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो d स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर मिलता है, एंड इट इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। ओके बच्चों, तो d स्क्वायर की जगह मैं रख सकता हूँ 2r स्क्वायर, एंड इट इज आल्सो इक्वल टू F2। ये भी इतना ही होगा। ये दो फोर्सेस मिल गए। F3 इसने अप्लाई किया है, कितने डिस्टेंस पर है, ये 2r डिस्टेंस पर है, तो कितना फोर्स लगेगा GM स्क्वायर अपॉन 2r का स्क्वायर मीन्स 4r स्क्वायर। इन तीनों का रिजल्टेंट सेंटर की तरफ होना चाहिए और होगा ही। ये दो इक्वल फोर्सेस हैं, उनका रिजल्टेंट बिल्कुल एंगल बाई सेक्टर की डायरेक्शन में होगा, माने F3 की डायरेक्शन में ही होगा, और F3 तो है ही उसी तरफ। तो दोनों इन दोनों का रिजल्टेंट प्लस F3 ये होगा नेट फोर्स। तो F नेट जो मिलेगा ये होगा F1 F2 का रिजल्टेंट, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, दो परपेंडिकुलर फोर्सेस का रिजल्टेंट दोनों के स्क्वायर का सम का रूट, और इसी तरफ F3 भी है तो प्लस F3। तो क्या मिला, F2 की जगह भी मैं F1 रख लेता हूँ, तो 2F1 स्क्वायर प्लस F3, F1 बाहर हो गया, तो F नेट फोर्स मिला F1 रूट 2 प्लस F3। दिस इज द नेट फोर्स F1 GM स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर इंटू रूट 2 प्लस F3 ये आ गया GM स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर। इतना नेट फोर्स मिला। 4r स्क्वायर को मैं कॉमन एलसीएम ले सकता हूँ, यहाँ से 2 तो GM स्क्वायर 2 रूट 2 प्लस GM स्क्वायर, तो GM स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा 1, यहाँ से बचा 2 रूट 2 अपॉन 4r स्क्वायर। मैं इसी फॉर्म में ले आ रहा हूँ, ठीक है। दिस इज द नेट फोर्स अप्लाइड ऑन ईच पार्टिकल ड्यू टू म्यूचुअल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। सब एक दूसरे को अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं उसके कारण, और यही फोर्स जो है क्या बनना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स तो F नेट इज इक्वल टू द F सेंट्रीपिटल फोर्स, वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो नेट फोर्स मिला है GM स्क्वायर 1 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 4r स्क्वायर, और सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना चाहिए mv स्क्वायर बाई r के बराबर। तो एक r हो गया आपका कैंसल, एक m भी हो गया कैंसल, तो v कितना मिला, रूट GM 1 प्लस 2 रूट 2 बाई 4r।
इतना, ठीक है। 1/4 को मैं रूट निकाल सकता हूँ, तो हो जाएगा 1/2 और वो आ गया बाहर 1/2 और 4 ये अंदर से बाहर हो गया, तो इतना बचेगा GM1 + 2√2/r। तो देखो कौन सा आंसर करेक्ट मिल रहा है, द लास्ट 1/2√GM1 + 2√2/r। इतनी वेलोसिटी के साथ वो सारे के सारे पार्टिकल उस सर्कल में, और डॉटेड सर्कल में घूम रहे हैं, ठीक है ना। ये इधर घूम रहा होगा, तो ये इधर घूम रहा होगा, ये इधर जा रहा होगा, तो ये इधर जा रहा होगा, विथ व्हाट वेलोसिटी, v। तो बच्चों ये था आज की इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन। अगले लेसन में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।